हे हाय, मैं अनुज। कैसे हैं आप लोग? तो अध्ययन एरर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने पहला पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 1 to 14 कराया। फिलहाल थोड़ी तबीयत खराब होने की वजह से आज कल वीडियो नहीं डाल पाया, तो आज मैं जो है इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड को, जो बिहार स्टेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लगातार जैसे किसी भी एग्जाम में 30 नंबर बहुत 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 इंपॉर्टेंस होता है। पास होने के लिए 30 नंबर बहुत होते हैं। तो चलिए कम बात करते हैं और क्लास को आगे बढ़ाते हैं। समावेशी कक्षा में एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को चाहिए क्या चाहिए? चलिए, छात्रों के सांस्कृतिक अंतर की उपेक्षा करें, सांस्कृतिक से संबंधित छात्रों को बढ़ावा दें, सभी संस्कृतियों को सम्मान एवं महत्व दें। देखिए, समावेशी कक्षा का मतलब होता है कि एक समान छात्र होने चाहिए। जैसे यहाँ पे ए प्लस का मतलब जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, बी प्लस का मतलब है जो थोड़ा सा कमजोर। तो इसमें क्या है कि ए और बी को साथ लेके चलना है। ऐसी क्लास, ऐसी कक्षा जिनमें ए प्लस बी, देखिए मेरा कोड वर्ड है ए प्लस बी। तो ऐसी ऐसी कक्षा जिसमें ए प्लस बी को कैसे लेके चलना है? साथ लेके चलना है। ठीक है। तो छात्रों के सांस्कृतिक अंतर की उपेक्षा करें? नहीं। सांस्कृतिक से संबंधित छात्रों को बढ़ावा दें? बिल्कुल नहीं। सभी संस्कृतियों को समान एवं महत्व दें। जैसे एक ऐसे हैं, बहुत तेज तेज वाले बच्चे हैं, बी थोड़ा उनसे कम है, सी हो गए थोड़ा सा और उनसे कम। तो क्या करना है? इनको साथ में रखना है। जैसे ए प्लस बी प्लस सी, तो ये कंप्लीट क्या हो जाएगा? एक क्लास हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को सभी संस्कृतियों का सम्मान करना एवं महत्व देना चाहिए। ठीक। शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक समान सभी को देखना चाहिए। वो चाहे बच्चे उसके सामने कमजोर हो या बहुत ज्यादा उनको आता है, उसको कैसे क्या करना है? समान नजर से देखना है। इसमें शिक्षक को छात्रों के सांस्कृतिक अंतर की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें समझने और स्वीकार करने की कोशिश करनी चाहिए। शिक्षक को सांस्कृतिक से संबंधित छात्रों को बढ़ावा देने के बजाय सभी छात्रों को समान रूप से प्रोत्साहित सम्मानित करना चाहिए। ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि किसी क्लास में जैसे आप लोग मैथ में लेट करते हैं या मानते हैं कि ए क्या हो गए? ए बहुत उत्कृष्ट बच्चे हैं, जो मतलब पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, बी थोड़ा उनसे कम है, सी थोड़ा सा उनसे कम है। तो ऐसी कक्षा जहाँ ए प्लस बी प्लस सी के समान रूप से बच्चे हो, तो उनको बोलते हैं समावेशी शिक्षा। और एक शिक्षक का जो कर्तव्य होता है वो कैसा होता है कि क्लास को एक रूप से देखे। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। पाठ्य पुस्तक को मूल्यांकन निर्भर करता है। कैसा? पाठ्य पुस्तकों को मूल्यांकन निर्भर करता है। कौन करता है? शिक्षा का उद्देश्य, विषय वस्तु की रचना एवं प्रस्तुतिकरण, अभिन्यास एवं रचना, उपयुक्त सभी। ठीक है। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, ठीक, क्या पढ़ना है। विषय वस्तु की रचना एवं प्रस्तुतिकरण, किस टॉपिक के बारे में पढ़ना है। क्या जैसे ये टीचिंग एप्टीट्यूड है, तो इसमें कौन कौन से सिलेबस हैं। ऐसा नहीं कि बिहार आयोग ने बोल दिया कि टीचिंग एप्टीट्यूड में 30 नंबर है। ऐसा नहीं, उन्होंने क्या दिया? एक सिलेबस दिया है। ठीक है। तो पाठ्य पुस्तकों को मूल्यांकन शिक्षा के उद्देश्य, विषय वस्तु की रचना प्रस्तुतिकरण तथा अभिन्यास एवं रचना पर निर्भर करता है। अभिन्यास एवं रचना के आधार पर पाठ्य पुस्तकों का मूल्यांकन या निर्धारित करने के लिए किया जाता है। वे कितनी आकर्षक और प्रेरक हैं, अति उपयुक्त सभी विकल्प इसका उत्तर होगा। ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन है डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट। पुस्तकालय का उद्देश्य, पुस्तकालय का क्या उद्देश्य है? ठीक, ज्ञान और सूचना प्रदान करने के लिए, ठीक, खेल प्रदान करने के लिए, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। पुस्तकालय का उद्देश्य तो आप लोग समझ गए कि इसका आंसर क्या है। पुस्तकालय का उद्देश्य ज्ञान और सूचना प्रदान करने के लिए होता है। पुस्तकालय विभिन्न प्रकार के स्रोतों, सेवाओं और गतिविधियों को संग्रह करता है, ठीक, जो पाठकों को अपनी रुचि, अध्ययन, शोध, मनोरंजन के लिए उपयोगी होते हैं। कुछ पुस्तकालय खेलने के लिए पाठकों को सामग्री भी उपलब्ध कराते हैं। जैसे अभी स्कूल का जो है पैटर्न धीरे धीरे बदल रहा है। छोटे बच्चों के लिए क्या है कि किडजी टाइप के स्कूल खुलते हैं, जहाँ पे खेल के द्वारा सिखाया जाता है, क्रियात्मक तरीके से उसको उन लोगों को सिखाया जाता है। तो पुस्तकालय का उद्देश्य क्या है? ज्ञान और सूचना प्रदान करने के लिए। ठीक है, क्या है? ज्ञान और सूचना प्रदान करने। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको प्रभावी शिक्षक हैं, ठीक, जो कक्षा का नियंत्रण करता है। देखिए,
पहला ही ऑप्शन देखिए, इसमें कुछ निगेटिव बातें आ रही। नियंत्रण करता है कक्षा का प्रभावी शिक्षक जो कक्षा पर नियंत्रण करता है, नहीं, बच्चों पर नियंत्रण करता है, ठीक है। जो सीमित अवधि में जानकारी प्रदान कर सकता है। देखिए, शिक्षक के लिए कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। जो छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करते हैं, ठीक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है, जो छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। तो जैसा ये ऑप्शन सेकंड ऑप्शन से थोड़ा रिलेट कराते हैं, जो सीमित अवधि में जानकारी प्रदान कर सकता है, ठीक। तो ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट, इधर है क्वेश्चन। ठीक 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 ठीक, चलिए इधर आ जाइए, हम इधर आ जाते हैं। चलिए, एक व्यक्ति पेशे के रूप में शिक्षण का आनंद ले सकता है जब वह, ठीक, देखिए थोड़ा सा अपने अपने को फील करिए। एक व्यक्ति पेशे के रूप में शिक्षण का आनंद ले सकता है जब वह अपने सहयोगी से अधिक योग्य हो, छात्रों से सम्मान पाकर उच्च अधिकारियों के काफ़ी करीब हों, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, अपने सहयोगी से अधिक योग्य, ये थोड़ा निगेटिव भाव आ जाएगा। क्यों? क्योंकि कंपटीशन कभी कभी निगेटिव हो जाता है। पॉजिटिव थिंकिंग कम होती है, निगेटिव थिंकिंग ज़्यादा हो जाती है। तो इसका ऑप्शन, इसका सही सटीक और सबसे अच्छा आंसर क्या है, छात्रों से सम्मान पाकर, ठीक। एक व्यक्ति पेशे के रूप में शिक्षण का आनंद ले सकता है कब, जबकि किसी छात्र के द्वारा क्या होगा, सम्मान प्राप्त करेगा। चलिए इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। एक व्यक्ति पेशे के रूप में शिक्षण का आनंद तभी ले सकता है जब वह छात्रों से सम्मान पाता हो, ठीक, बिल्कुल सही। छात्रों का सम्मान पाना शिक्षण के पेशे का एक महत्वपूर्ण पहलू है। जब शिक्षक छात्रों से सम्मान पाता है तो उसे लगता है कि वह अपने काम में सफल है। उसे लगता है कि छात्रों के जीवन को प्रभावित कर सकता है, उसे अपने काम में प्रेरित और आनंदित रखता है। जी बिल्कुल ठीक। तो इसका आंसर क्या है, चलिए इसका आंसर लगा देते हैं। एक सेकेंड, इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 19 का बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तम शिक्षण को न्यूनतम ढंग से किस स्तर तक शिक्षण करना चाहिए? जैसे देखिए, अवबोध स्तर, ये आप लोगों ने सीटेट में पढ़ा भी होगा, अवबोध स्तर। चलिए इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। अवबोध स्तर पर वह स्तर है जहां छात्र नई जानकारी को समझने में सक्षम होता है। यदि छात्र नई जानकारी को समझने में सक्षम नहीं है तो वह उसे याद भी नहीं रख पाएगा। देखिए, याद करना, रोट लर्निंग, ये सब क्या है, निगेटिव वर्ड है। ये आप सीटेट में बहुत लोगों ने पढ़ा भी होगा, जो सीटेट नहीं पढ़े हैं। हम फिलहाल यहाँ एस्टेट की बात करते हैं, सीटेट की बात नहीं करेंगे। जहाँ पे रोट लर्निंग, ठीक है, रोट लर्निंग मतलब रटना, जहाँ पे क्या है, रटना, ठीक, जहाँ पे क्या होगा, रटना। रटना शब्द क्या है, निगेटिव है, ठीक। यदि छात्र नई जानकारी को समझने में सक्षम नहीं है तो क्या करेगा, याद थोड़ी ना करेगा, याद नहीं करेगा। वो क्या करेगा, सीखने के लिए कुछ ना कुछ उसके लिए जरूरी है। क्या वो खेल के माध्यम से सीख सकता है, ठीक, करके भी सीखा जा सकता है। सीखने के बहुत से तरीके हैं। तो क्या करेगा, चिंतन, अवबोध स्तर बढ़ाता है, ठीक है, थिंकिंग पावर बढ़ाता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया है कैसी, गुणात्मक। देखिए, ये आप लोग आँख मूंद के इसमें उपयुक्त दोनों लगाइए। मूल्यांकन कैसी होती है, मात्रात्मक भी होती है और गुणात्मक भी होती है, ठीक, और क्वालिटी भी होती है एवं क्वांटिटी भी होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों से हो सकती है। जी बिल्कुल, मात्रात्मक भी हो सकती है। किसी कक्षा में किसी क्लास में, किसी कक्षा में कोई छात्र मैथ में बहुत अच्छा नंबर ला रहा है तो वो कैसी है, उसका मूल्यांकन कैसे हो रहा है, मात्रात्मक हो रहा है। रिटन एग्जाम हो रहा है, किसी का ओरल होता है, मौखिक परीक्षा, तो गुणात्मक हो गई। किसी शिक्षक ने उसको सवाल जवाब कैसे किया है, ओरल वे में किया है, मौखिक किया है, ठीक है। तो उसका मूल्यांकन कैसे हो सकता है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों हो सकता है, ठीक। मात्रात्मक मूल्यांकन को संख्याओं में, जैसे परीक्षांक, जो बिल्कुल जैसे मैंने बताया, व्याख्या को हम ठीक है पढ़ते भी हैं। छात्र उपस्थित तथा गुणात्मक मूल्यांकन को शब्दों व या विवरणों में व्यक्त किया जाता है, जैसे छात्र निबंध या शिक्षक अवलोकन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा में मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग क्या है? त्रिकोण का भाग क्या है? अधिगम, अनुभव। कौन से? अधिगम, अनुभव। पहला क्या है, चलिए व्याख्या देखते हैं। डायरेक्ट हम इस पर किस पे आ जाते हैं, व्याख्या पे देखने के लिए, ठीक। एक मिनट, हम इधर आ जाते हैं।
शिक्षा में मूल्यांकन के त्रिकोण में 3 भाग हैं, कौन कौन से? एक मिनट, इसको बहुत बारीक से देखिए, क्वेश्चन थोड़ा टफ भी है। शैक्षिक उद्देश्य, अधिगम, अनुभव, मूल्यांकन। ठीक, कौन कौन से हैं? शैक्षिक उद्देश्य, क्या पढ़ना है। सबसे पहले आप बुक लेते हैं तो उसमें क्या लिखा रहता है? इंडेक्स लिखा रहता है। ठीक। अधिगम अनुभव, क्या सीखें हम। शैक्षिक उद्देश्य, हमें क्या पढ़ना है, क्या उद्देश्य है हमारे, उससे हम क्या सीखे, बाद में उसका क्या होगा? मूल्यांकन। ठीक है। तो अधिगम अनुभव या प्रक्रिया है जिसमें छात्र सीखते हैं। जी बिल्कुल। यह मूल्यांकन प्रक्रिया का आधार है। मूल्यांकन का उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि छात्र ने शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक सीखने को अनुभव प्राप्त किया या नहीं। अतः शिक्षा में मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग अधिगम अनुभव है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट। मूल्यांकन भूमिका अदा करता है किसमें? शिक्षण में, पाठचर्या में, परीक्षण में। जी बिल्कुल, ये आसान सा है और हमें लगता है कि आप लोग सब पास होंगे। देखिए, ये स्टेट आप लोग पढ़िए, मैं आपको भरपूर तैयारी कराऊंगा। और पिछली बार मैंने खुद भी जो है 6-7 दिन में ही स्टेट पास किया था, तो इस बार भी हमने स्टेट डाला हुआ है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि डालना इसलिए मैंने डाला कि थोड़ा सा पढ़ाई में थोड़ा सा लगे रहना चाहिए। ठीक है, चलिए। मूल्यांकन शिक्षा की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो शिक्षण, पाठचर्या, परीक्षण में भूमिका निभाती है। शिक्षण में मूल्यांकन का उपयोग छात्रों की प्रगति, उनके सीखने को बढ़ावा देने, अधिगम को मापने में किया जाता है। पाठचर्या में मूल्यांकन का उपयोग पाठ्यक्रम को संशोधित करने और छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। परीक्षण में मूल्यांकन का उपयोग छात्रों की उपलब्धियों को मापने के लिए किया जाता है और उपयुक्त तीनों विकल्प। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया, मूल्यांकन भूमिका अदा करता है किसमें? शिक्षण में, परीक्षण में, पाठचर्या में। ठीक है, बिल्कुल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठचर्या का सिद्धांत आधारित है किस पे? उपयुक्त सभी। भैया सर, उपयुक्त सभी किसमें? विषय वस्तु, गतिविधि, छात्र। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। पाठचर्या का सिद्धांत आधारित किसमें होता है? विषय वस्तु में होता है। गतिविधियां, आप क्या सीख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। छात्र, पाठचर्या बिना छात्र के अधूरा है। छात्र का पाठचर्या का सिद्धांत तीनों विषय वस्तु, गतिविधियों और छात्र के सिद्धांतों पर आधारित है। विषय वस्तु यह आधारित करता है कि पाठचर्या में कौन सी विषय वस्तु शामिल की गई ताकि छात्रों को ज्ञान और कौशल प्राप्त हो। गतिविधियां यह सिद्धांत निर्धारित करता है कि पाठचर्या में कौन सी गतिविधियां शामिल की जाए ताकि छात्रों को सीखने में रुचि की प्रेरणा मिल सके। छात्र, इसमें छात्रों के सिद्धांत के अनुसार छात्रों की आय, रुचियां, क्षमताएं और आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा बिना बोझ किसके द्वारा दिया गया? देखिए, कुछ क्वेश्चन है, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। शिक्षा बिना बोझ की कौन किया? ये है प्रोफेसर यश पाल। कौन है? यश पाल, प्रोफेसर यश पाल। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। शिक्षा बिना बोझ का विचार प्रोफेसर यश पाल द्वारा दिया गया है। उन्होंने 1992 से लेकर 1993 में राष्ट्रीय ज्ञान उपयोग आयोग के लिए यह रिपोर्ट लिखी थी। उन्होंने भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए कई सुझाव दिए, जिसमें से एक छात्र पर बोझ को कम करना था। ठीक, तो जैसा कि हमने ये क्वेश्चन नंबर 25 तक 25 तक मैंने पढ़ाया, जैसा आप लोग प्लीज़ इसको देखिए। हम आगे की क्लास आगे कंटिन्यू करेंगे। इसको हम 2-3 पार्ट में लगातार इसकी प्रिपरेशन कराते रहेंगे और आप निश्चिंत रहिए और शेयर करिए, लाइक करिए, सभी लोगों को खूब सारा प्यार दीजिए हमको, जिससे हम को प्रेरणा स्रोत बने। आपके ही लाइक और आपके सपोर्ट से हम अगली वीडियो ले आते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।